गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने रिएक्शन टरबाइन के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ द रिएक्शन टरबाइन पढ़ लिए हैं। तो रिएक्शन टरबाइन के अंदर हम जो लास्ट लेक्चर था वो हमारा ड्राफ्ट ट्यूब हम पढ़ रहे थे। तो फंक्शन ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब वी हैव ऑलरेडी कवर। तो जैसे लास्ट क्लास में बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम एफिशिएंसी ऑफ द वी विल कवरिंग एफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। तो हमारा ड्राफ्ट ट्यूब कितना एफिशिएंट है एक्चुअली वो कैसे निकलता है कि जैसे हम लास्ट अगर देखेंगे तो हमारे पास ड्राफ्ट ट्यूब क्या था, रनर जहाँ पे एंड हो रहा था उसके बाद क्या था, इस तरह का एक शेप का हमने क्या लगाया, ट्यूब लगाया, एक्सपेंडिंग क्रॉस सेक्शन का या डाइवर्जिंग क्रॉस सेक्शन का हमने क्या लगाया, ड्राफ्ट ट्यूब लगाया था। तो ये जो ड्राफ्ट ट्यूब होता है हमारे पास ये एक्चुअली में दो पर्पज सर्व करता है। वो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया। तो अब एक्चुअली में कितना एफिशिएंट है हमारा, कितनी एफिशिएंटली उसने ये दो पर्पस या जो हमारा एक्चुअल में पर्पस था ड्राफ्ट ट्यूब लगाने का वो सर्व किया। वो कैसे हम देखते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल रीगेन ऑफ द प्रेशर हेड divided by the velocity head at the entrance of the draft tube. तो denominator will be किसके बराबर होगा, denominator की velocity head at the entrance of the draft tube, that is velocity head at the exit of the runner. क्योंकि exit of the runner और entrance of the draft tube is the same. तो मतलब इस पॉइंट पे कितनी velocity head था, that is denoted by v2 square upon 2g. This is your velocity head at the entrance of the draft tube. देखो ये ड्राफ्ट ट्यूब जब यहाँ से यहाँ तक मूव करा और यहाँ कहीं कुछ टेल रेस था हमारे पास, ये इस पॉइंट पे अगर एट द एंड ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब को अगर हम देखेंगे तो वहां पे कितना वेलोसिटी हेड है। तो एक्चुअली में ये जो हमारे पास ये जो हेड था ये जो कंप्लीटली लॉस हो जाता अगर ड्राफ्ट ट्यूब नहीं बना था, अगर ड्राफ्ट ट्यूब नहीं बना होता तो v2 स्क्वायर अपॉन 2g का टर्म क्या होता, कंप्लीटली लॉस हो जाता। दिस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है हमारे पास। तो इस काइनेटिक एनर्जी को हमने एक्चुअली कितना कन्वर्ट कर लिया प्रेशर एनर्जी के केस में, तो वो हमारे पास क्या डिनोट करता है, एफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब, दैट इज द एक्चुअल रीगेन इन द प्रेशर हेड डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी हेड एट द एंट्रेंस ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। तो एक्चुअल रीगेन इन द प्रेशर हेड, ये लास्ट क्लास में हमने डेरिवेशन देखी थी, कैसे देखेंगे। एक तो जो वेलोसिटी हेड हमारे पास था कितना, कितने से कितना कन्वर्ट हो गया वेलोसिटी हेड, v2 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस v3 स्क्वायर अपॉन 2g। कुछ वेलोसिटी अभी भी क्या होगी, लॉस हो ही जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रीगेन हुआ। पर एक्चुअली में क्या होगा, कुछ लॉसेस ड्राफ्ट ट्यूब में भी होंगे। कुछ लॉसेस क्या होंगे, फ्रिक्शन की वजह से, या जो देखो जब रनर से वाटर निकलेगा तो वो क्या होगा, वर्ल इस तरह से घूमते हुए निकलता है, तो वो भी क्या करता है, वो भी एक लॉस होता है। तो ये क्या होता है, हमारे पास कुछ लॉस हो जाएंगे इन ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब में कुछ लॉस हो गए। HF का टर्म हमने देखा था, क्या लिख सकते थे, HF वी कैन राइट एज k टाइम्स ऑफ दिस, HF can be written as k times of v2 square minus v3 square divided by 2g। तो फाइनली वो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, 1 minus k times of v2 square minus v3 square divided by 2g। अल्टीमेटली अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, वेलोसिटी हेड एट द एंट्रेंस अभी बताया v2 square upon 2g। तो दिस इज योर एफिशिएंसी, फॉर्मूला फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। अब इसको पुट कर सकते हो तो दोबारा से इसे क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं हम, ड्राफ्ट ट्यूब, एफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। वो याद करने की जरूरत नहीं है, याद करना थोड़ा सा इस फॉर्मूले को ट्रिकी हो सकता है, कहीं पे v2 v3 में कंफ्यूजन हो सकता है। ध्यान रखना है ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी हम कैसे डिनोट करें कि कितना हमने वेलोसिटी हेड को कन्वर्ट कर दिया, एक्चुअली में वेलोसिटी हेड को प्रेशर में कितना कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय जब ड्राफ्ट ट्यूब में वेलोसिटी हेड एंटर कर रहा था तो कितनी उसकी वैल्यू थी। सिंपल, हम किसको याद रखेंगे हमेशा, इसको याद रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। अगर ये हमें याद है तो हम सिंपली बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला हमारा ड्राइव कर सकते हैं बहुत आराम से, इजीली वी कैन रीच टू दिस फॉर्मूला। यहाँ से यहाँ तक पहुंचना हमारे पास क्या है, बहुत सिंपल है। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब के क्या होते हैं, बहुत सारे तरीके की ड्राफ्ट ट्यूब होती है, जैसे कॉनिकल ड्राफ्ट ट्यूब होती है जो अभी तक हम देख रहे थे, दैट इज योर कॉनिकल ड्राफ्ट ट्यूब। होपफुली ये सबको समझ में आ गया कि हमने सिलेंड्रिकल ड्राफ्ट ट्यूब क्यों नहीं यूज करी है। ये जब लास्ट टाइम जब हम थ्योरी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब की डेरिवेशन करा रहा था तो मैंने वहां पे बताया था कि हम सिलेंड्रिकल ड्राफ्ट ट्यूब क्यों नहीं यूज कर रहे। सेकंड टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज Moody spreading draft tube. Moody is some engineer or scientist. Moody spreading draft tube or known as क्या कहलाता है, heterocon. It is known as heterocon. क्या कहलाता है, heterocon. Next is your simple elbow draft tube and last one is your draft tube with circular inlet. Inlet देखो कैसी है, circular inlet है and rectangular outlet. Outlet कैसी बनाई हुई है, rectangular outlet बनाई हुई है। तो बेसिक देख लेते हैं कहाँ पे कौन सी ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं हम। तो अगर कहीं पे हमारे पास लो स्पीड की अगर हम बात करते हैं, if we are talking about low specific speed, कहीं पे low specific speed है तो वहां पे हम क्या करते हैं, we are using conical draft tube। जो conical draft tube में जो कोन एंगल होता है, ये अगर यहाँ पे इस तरह से मैं एक्सटेंड करके कोन एंगल दिखाऊंगा तो ये दिस इज योर कोन एंगल। ये किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन दी 8 डिग्री।
8 डिग्री से ज्यादा नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ये 8 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो देयर आर चांसेस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वाटर या फिर सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम दी बाउंड्रीज ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। और ऑब्वियसली हमें पता है अगर सेपरेशन होगा तो क्या होगा, एडीज लॉसेस बढ़ जाएंगे हमारे पास। तो मैक्सिमम कोन एंगल शुड नॉट बी मोर देन दी 8 डिग्री और शुड बी लेस देन दी 8 डिग्री। 8 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए हमारे पास। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज 85% से के आसपास इसकी एफिशिएंसी रहती है। The Hedrocon draft tube is used for high speed. When we are using high specific speed reaction turbine, we will be using Hedrocon. इसमें एक्चुअली क्या होता है कि इस केस में हमारे पास क्या होता है, कुछ वर्ल लॉसेस हो जाते हैं। इस तरह से जब वाटर आता है, इस तरह से रनर से जब वाटर आता है तो इस तरह से क्या करता है, वाटर मूव करते आता है। तो इस तरह में क्या होता है, वर्ल लॉसेस होते हैं। इस केस में वर्ल लॉसेस क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। वाटर क्या होता है, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसके कारण हमारे पास क्या होता है, लॉसेस क्या होता है, डिक्रीज होते हैं। जैसे इसमें लिखा है सेंट्रल कोर अरेंजमेंट, दिस इज नोन एज, दिस पोर्शन इज नोन एज सेंट्रल कोर अरेंजमेंट मेड टू रिड्यूस दी वर्ल। वर्ल जो होंगे वो क्या होंगे, रिड्यूस हो जाते हैं हमारे पास। एफिशिएंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज आल्सो अराउंड 85%। पर ये ध्यान रखना, दिस इज यूज्ड फॉर लो स्पेसिफिक स्पीड, दिस विल बी this we are using for high specific speed. Next type is simple elbow draft tube. Next type of turbine, oh sorry, draft tube is simple elbow draft tube. ये ड्राफ्ट ट्यूब देखो हम क्यों बनाते हैं, कई बार क्या होता है हम ड्राफ्ट ट्यूब का जब डिजाइन करते हैं, मान लो दिस इज योर एग्जिट ऑफ दी, दिस लाइन इज शोइंग द एग्जिट ऑफ द रनर। अब होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रॉकी बेड आ जाता है। यहाँ पे कुछ क्या होता है हमारे पास, यहीं कहीं पे हमारी टेल रेस भी होती है। तो हम अगर एक्चुअली में अपनी ड्राफ्ट ट्यूब को बनाएंगे, या रॉकी बेड आ जाता है या हार्ड स्टार्ट आ जाता है यहाँ पे, तो ड्राफ्ट ट्यूब को अगर हम देखो दूसरे पेन से बनाता हूँ, अगर ड्राफ्ट ट्यूब को हम बनाना चाह रहे हैं तो एक्चुअली में अगर हम इस तरह की कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब देते तो हम क्या देते, इस तरह से कुछ देते। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये पोर्शन एडिशनल एक्सकवेट करना पड़ जाता है। क्या करना पड़ जाता है, एडिशनली एक्सकवेट करना पड़ जाता है। और इसकी कॉस्ट क्या होती है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम एक्चुअली अपनी ड्राफ्ट ट्यूब को क्या करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, रोटेट करा देते हैं। इस तरह से हमने क्या करी, अपनी ड्राफ्ट ट्यूब क्या करा दी, रोटेट या फिर कुछ एंगल पे घुमा दी, ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो ध्यान रखना, जो एल्बो टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब होती है, दोनों ही, तो ये दोनों ही टाइप में हमने क्या किया, पाथ को क्या करे, थोड़ा सा डाइवर्ज करा दिया। कंप्लीटली वर्टिकल एक्सकवेशन ना करके हमने क्या किया, साइड में उसे मूव करा दिया। तो इसका मेन पर्पस जो क्या रहता है, वो टू रिड्यूस दी, क्या लिखा हुआ है, कीप डाउन दी कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन। कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन को कम करने के ही काम में आती है हमारे पास इस तरह की ड्राफ्ट ट्यूब। ये इस तरह की ड्राफ्ट ट्यूब की, पर अगर हम इस शेप की ही ड्राफ्ट ट्यूब बनाएंगे तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, काफी रिड्यूस हो जाती है, 60%। इस एफिशिएंसी को दोबारा से अप करने के लिए हमने क्या है, एक और नई तरीके की ड्राफ्ट ट्यूब बनाई, जिसमें क्या होता है, सर्कुलर इनलेट होता है और रेक्टेंगुलर आउटलेट होता है। क्या होता है, सर्कुलर इनलेट एंड रेक्टेंगुलर आउटलेट। इस केस में हमारे पास क्या होता है, वाटर क्या होता है, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल टर्न कराया जाता है। वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल टर्न कराया जाता है। पर्पस इसका भी वही है, एक्सकवेशन कॉस्ट को कम करना। पर्पस सेम है, एक्सकवेशन कॉस्ट को कम करना। बस इसकी एडवांटेज क्या होती है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब। इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, हमारे पास बढ़ जाएगी। इसकी एफिशिएंसी भी 80 to 85% के आसपास वेरी करती है हमारे पास। ठीक है, होपफुली टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन देखो मेन हम देखेंगे तो जैसे मैंने पहले ही बताया, वन इज ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन एंड अनदर वन इज मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। अब ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन में देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ फ्लो। फर्स्ट इज योर ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन में किस तरह का फ्लो होता है, केवल और केवल रेडियल फ्लो इज अलाउड। ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन में क्या होता है, रेडियल फ्लो होता है केवल। तो रेडियल फ्लो में हमारे पास दो तरीके से होते हैं, इनवर्ड रेडियल फ्लो एंड आउटवर्ड रेडियल फ्लो। यहाँ पे देखोगे इस डायग्राम से वही समझाने की कोशिश की गई है कि व्हाट इज योर इनवर्ड रेडियल। इनवर्ड रेडियल में बाहर से हमारे पास देखो क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, स्टे वेन्स होंगी, गाइड वेन, पहले केसिंग आएगी, स्टे वेन्स आएगा, गाइड वेन्स आएगी, फिर रनर आएगा और रनर से क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है सबको। इस केस में देखो यहाँ से क्या हो रहा है, गाइड वेन्स के बाद हमारे पास क्या होगा, जो ये जो हमारे रनर्स होते हैं, ब्लेड्स होती हैं, और बाद में हमारा वाटर क्या गया, एग्जिट कर गया। इस वाले केस में अगर तुम देखो तो एंट्री कैसी हो रही है, यहाँ पे देखो ये जो सर्कल है, एंट्री इज योर रेडियल एंट्री, एंट्री इज योर रेडियल एंट्री। इस केस में अगर मैं देखता हूँ, इस केस में वाटर इस तरह से आके इस तरह से जाएगा, यहाँ से आके इस तरह से जाएगा, जैसे यहाँ दिखा रखा है, वाटर क्या इस तरह से मूव कर रहा है। तो इसमें देखो एग्जिट क्या हो रही है, आउटवर्ड रेडियल फ्लो। एग्जिट क्या हो रही है, आउटवर्ड रेडियल फ्लो है। इस तरह का फ्लो हमने कहाँ देखा हुआ है, इस तरह का फ्लो वी हैव कवर्ड इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, जहाँ पे आई से वाटर निकलता है और बाहर निकल जाता है, और रेडियल आउटवर्ड फ्लो होता है। उसमें हमारे पास अल्फा 2 की वैल्यू क्या रखते थे हम, 0 डिग्री रखते थे। ठीक है, अगर याद होगा तो, या अल्फा 1 की वैल्यू हम क्या रखते थे, 0 डिग्री रखते थे। ठीक है,
अब ये हमारे पास दीज आर टाइप्स ऑफ कौन सी है, ओल्ड फ्रांसिस टर्बाइन। मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन में कुछ नहीं करते। मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन में हमारे पास कौन सा फ्लो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मिक्स्ड। मिक्स्ड वाले केस में हमारे पास क्या होता है, रेडियल एंट्री। एंट्री तो जो होगी वो क्या होगी, रेडियल इन नेचर, और जो एग्जिट होगी वो क्या होगी, एक्सियल एग्जिट होगी। क्या होगी, अभी एक्सियल एग्जिट देखेंगे कैसी होती है, जो एग्जिट होगी वो कैसी होगी, एक्सियल एग्जिट होगी। तो अब देख लेते हैं वर्क डन बाय द वाटर ऑन द रनर। देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप से कैसे डिफरेंट है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में रनर क्या कर रहा था, वाटर पे वर्क कर रहा था, ठीक है। हमने क्या निकाला था, रनर इज वर्किंग ऑन दी वाटर, दैट इज वर्क डन बाय द रनर ऑन दी वाटर। इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, वाटर इज वर्किंग ऑन दी रनर, दैट इज वर्क डन बाय दी वाटर ऑन दी रनर निकाल रहे हैं हम। बाकी चीजें देखो मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, काफी बार हम कवर कर चुके हैं। इम्पैक्ट ऑफ जेट में कवर कर लिया है, फिर हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी ये डेरिवेशन कवर कर लिया, तो बार बार इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, ये क्या है, इम्पेलर की लाइन शो कर रही है, दिस इज योर, ये जो शो कर रहा है वो क्या कर शो कर रहा है हमारी, इट इज शोइंग ब्लेड, जो रेड कलर का, या जो अब मैं इससे बना देता हूँ दूसरे से, ब्लू कलर का ये जो शो कर रहा है, दिस इज शोइंग योर वेन। यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर, यहाँ से हमारा वाटर एंटर कर रहा है, एक प्रकार से क्या है, रेडियल इनवर्ड हमें दिखाया गया। क्या दिखाया गया, रेडियल इनवर्ड दिखाया गया। तो वाटर इस डायरेक्शन से एंटर करके क्या करेगा, इस डायरेक्शन से आउट हो जाएगा हमारे रनर से। तो ये दिस इज योर इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। ये क्या शो कर रहा है, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। ये क्या शो कर रहा है, आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल शो कर रहा है, ठीक है। होपफुली सबको क्लियर होगा। सेम वही एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल लगा देंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल अगर हम लगाते हैं तो हमें क्या पता है, ये आउटवर्ड के लिए हमने लिख दिया VW1 VW1 मल्टीप्लाई बाय R1। R1 क्या है, इसका रेडियल डिस्टेंस, R1 क्या है, एंट्री का रेडियल डिस्टेंस, R2 क्या है, इसका रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। ये सब पहले कवर कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ कि कैसे ये सब आया, ये हम देख चुके हैं। अगर वर्क डन निकालना हो तो ये क्या जाएगा हमारे पास, टॉर्क आ गया। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल गिव अस टॉर्क, टॉर्क अप्लाइड ऑन दी रनर, रनर के ऊपर कितना टॉर्क लगा हमारे को। तो वर्क डन पर सेकंड क्या जाएगा, टॉर्क मल्टीप्लाई बाय द एंगुलर वेलोसिटी विद व्हिच रनर इज रोटेटिंग। जिस एंगुलर वेलोसिटी से रनर रोटेट करने लग जाता है, दिस विल द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रनर विल गिव वर्क डन पर सेकंड। वर्क डन पर सेकंड इज इक्वल टू पावर। वर्क डन पर सेकंड किसके बराबर हो जाएगी, पावर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। हमें ये पता होता है कि u दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द एंट्री विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द रेडियल डिस्टेंस। Similarly, u2 that is tangential velocity at the outlet is equal to omega into r2। यही सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गई, पावर आ गई। तो इस केस में हमारे पास जो अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल कितना एक्यूट है, कितना दिख रहा है, लेस देन 90 डिग्री बनाया हुआ है अल्फा एंगल, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अल्फा एंगल, यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, 90 डिग्री बनाया हुआ है, सॉरी थोड़ा गलत बता दिया, कितना है, लेस देन 90 डिग्री बनाया गया। अगर आउटलेट ट्रायंगल पे अल्फा एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, ये ट्रायंगल बनाया मैंने उसके लिए, अल्फा एंगल क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, मोर देन दी 90 डिग्री शो कर रहा है। तो अगर मोर देन दी 90 डिग्री शो करता है तो यही फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट आता है, प्लस का साइन आ जाता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, इस केस में क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। ये ड्राइव कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, ड्राइव कर रखा है हमने। सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में देखोगे तो डेरिवेशन है इसका हमारे पास। तो ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू प्लस माइनस दिस VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। ये हमारे पास क्या होता है, पावर का फॉर्मूला, रो क्यू बाहर आ गया इज इक्वल टू पावर। ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, पावर शो कर रहा है। अब थोड़ा मैं यहाँ पे क्या है, रिलेशन दिखाना चाहता हूँ किस किस के बीच। अगर हम रिलेशन देखना चाहें हमारे रेसिप्रोकेटिंग पंप और हमारा जो ये फ्रांसिस टर्बाइन हो गया, क्योंकि हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि रेसिप्रोकेटिंग पंप या फिर जो रिएक्शन टर्बाइन है, फ्रांसिस टर्बाइन है, इज इनवर्स ऑफ दी सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखो उस केस में होता क्या है कि वो रनर हमारा वर्क करता है, तो उस केस में अगर तुम ये वाला टर्म देखोगे, यहाँ पे देखोगे, तो अगर रेसिप्रोकेटिंग पंप, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर रहा हूँ, अगर रेसिप्रोकेटिंग पंप बोल दिया तो उसको ठीक कर लें। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की अगर हम बात करते हैं, सीपी से अभी मैं लिख रहा हूँ, तो उस केस में जो पावर थी वो किसके बराबर थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उस केस में जो आ रहा था V2 U2 माइनस VW1 U1। देखो अगर देखोगे तो इक्वेशन को, ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आ रही थी। देखो इसका मतलब क्या है कि जब हम एंटर कर रहे थे, अगर यही डायग्राम में किसके लिए दोबारा से कोशिश करूं कि यही डायग्राम अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, ये हमारे पास ठीक है, ये ब्लेड हो गई हमारे पास। अगर मैं बात करता हूँ सेंट्रीफ्यूगल पंप की, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सेंट्रीफ्यूगल पंप में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या हो रहा था, एंट्री पे वाटर के पास कम एनर्जी थी, एग्जिट पे ज्यादा एनर्जी थी। एंट्री पे कम एनर्जी थी, एग्जिट पे ज्यादा थी। क्यों, क्योंकि ब्लेड ने अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर करी, वाटर पे। जो वाटर इस तरह से मूव करके बाहर निकलेगा, ब्लेड ने अपनी एनर्जी, या फिर इस डायरेक्शन में अगर वो निकलेगा
तो ब्लेड ने अपनी एनर्जी, अगर इसे मैं एंट्री मान रहा हूँ, इसे 1 मानता हूँ और इसे 2 मानता हूँ, इसको क्या माना है मैंने 1 माना है, ठीक है, ये दिस इज योर 1। तो अगर दोबारा से बना देते हैं, तो वो क्या रहा है हमारे पास, अगर ये इस तरह से है हमारे पास और ये इस तरह से ब्लेड बनी हुई है, अगर इस पॉइंट को 1 मानता हूँ, इस पॉइंट को 2 मानता हूँ, तो जो हमारा वाटर इस तरह से बाहर निकल रहा था, तो 1 पे एनर्जी कम थी वाटर के पास, 2 पे एनर्जी ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि ब्लेड ने अपनी एनर्जी किस पे ट्रांसफर कर दी, ब्लेड ने अपनी एनर्जी वाटर पे ट्रांसफर कर दी। तो तभी उस केस में जो था, उस केस में VW2 U2 माइनस VW1 U1 आ रहा था। इस केस में जो वाटर यहाँ से एंटर कर रहा होगा और ऐसे बाहर निकल रहा होगा, तो दैट इज, अगर ये 1 पॉइंट देखता हूँ और ये 2 पॉइंट देखता हूँ, तो इस केस में वाटर ने 1 पे ज्यादा एनर्जी होगी, 2 पे कम एनर्जी होगी। तो वाटर ने अपनी एनर्जी किस पे ट्रांसफर कर दी, ब्लेड पे ट्रांसफर कर दी। वाटर हैज ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू दी ब्लेड। तो इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, 1 माइनस 2 का टर्म आ रहा है, ठीक है। ये याद करने की ट्रिक भी कह सकते हो, कि अगर याद करना हो, कभी ध्यान ना रहे कौन सा माइनस किस में आता है, तो ये याद करने की भी ट्रिक होगी। तो एनर्जी इन केस ऑफ, अगर फ्रांसिस टरबाइन में बात करें तो एंट्री पे ज्यादा होगी, इसलिए 1 वाला टर्म पहले आएगा। पंप के केस में अगर हम बात करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में, तो एग्जिट पे ज्यादा होगी, इसलिए 2 वाला टर्म पहले आएगा, ठीक है। तो ये याद करने का भी तरीका हमारे पास ट्रिक है एक प्रकार से। अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन में क्या होता है, रेडियल और एक्सियल, रेडियल एंट्री एक्सियल एग्जिट। तो इस केस में क्या होता है, हम मिक्स्ड फ्लो कहते हैं। मिक्स्ड फ्लो के केस में मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन में जो चीज हमें ध्यान रखनी है, यही डेरिवेशन होती है, सेम डेरिवेशन है, बस इसमें अल्फा 2 क्या होता है हमेशा 90 डिग्री, किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। ध्यान रखना है, अल्फा 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब VW2 का पोर्शन हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। देखो मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन में भी यही डेरिवेशन होती है, साथ ही साथ काप्लान टरबाइन की भी यही डेरिवेशन है। देखो काप्लान टरबाइन में ये पोर्शन तो सेम ही रहेगा, रिएक्शन टरबाइन का ये डायग्राम सब कुछ सेम रहेगा, बस काप्लान टरबाइन में भी ये पोर्शन जुड़ जाता है कि अल्फा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा 2 90 डिग्री हो जाएगा, तो VW2 का टर्म हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो पावर अल्टीमेटली कितनी बची, केवल रो क्यू इंटू VW1 मल्टीप्लाई बाय U1। अब देखो एफिशिएंसीज पढ़ लेते हैं, बहुत सारी एफिशिएंसीज वी हैव ऑलरेडी कवर। पेल्टन व्हील से पहले हमने 3-4 तरीके की एफिशिएंसी देखी थी, या 3 तरीके की एफिशिएंसी देखी थी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, सॉरी 4 तरीके की देखी थी, वॉल्यूमेट्रिक एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। यहाँ पे देखो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और जो हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी है वो तो सेम रहती है, बस हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की डेफिनेशन सेम रहती है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो अगर हम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी देखेंगे, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी किस किस का रेशियो होगा, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ पावर प्रोड्यूस्ड बाय द रनर। ये रनर ने पावर प्रोड्यूस करी है, अभी देखा हमने थोड़ी देर पहले, दिस इज पावर प्रोड्यूस्ड बाय द रनर। रनर ने कितनी पावर प्रोड्यूस की है, डिवाइड बाय द पावर प्रोवाइडेड बाय द वाटर। वाटर ने कितनी पावर प्रोवाइड की, वो किसके बराबर होगा, गामा क्यू एच के बराबर। किसके बराबर होगा, गामा इंटू क्यू इंटू एच। गामा पता है, क्यू पता है डिस्चार्ज, और एच क्या है, इफेक्टिव हेड, नेट हेड की बात कर रहे हैं। अगर यही बात करें मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन के केस में, अभी देखा मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन के केस में अल्फा 2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो अल्फा 2 की वैल्यू 0 होगी, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितनी होगी, VW1 मल्टीप्लाई बाय U1। इसकी वैल्यू देखो जनरली क्या आती है, 85% के आसपास रहती है। जब डिजाइन देखेंगे अभी तो दिख जाएगा वहां पे 85। सिमिलरली मैकेनिकल एफिशिएंसी किस किस का रेशियो होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ पावर एट द शाफ्ट, दैट इज शाफ्ट पावर डिवाइड बाय द पावर प्रोवाइडेड बाय द रनर। ये दोनों अभी देखे, शाफ्ट पावर हमें या तो क्वेश्चन में गिवन होगी हमेशा, हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, या फिर कुछ और गिवन होगा जिसमें शाफ्ट पावर निकाल सकते हैं। तो शाफ्ट पावर डिवाइड बाय द पावर प्रोवाइडेड बाय द रनर। पावर प्रोवाइडेड बाय द रनर अभी हमने कैलकुलेट किया, सेम मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन और काप्लान टरबाइन के लिए अल्फा 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये दोनों चीजें हमें याद रखनी होती है, न्यूमेरिकल में काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एफिशिएंसी निकालने को हमेशा पूछा ही जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग प्रोपोर्शन। जैसे डिजाइन पैरामीटर देखे थे सेंट्रीफ्यूगल पंप और पेल्टन व्हील में, वैसे ही क्या होता है, वर्किंग प्रोपोर्शन होते हैं। तो VF1 क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट 1। फर्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। KV हम देख चुके हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी या फ्लो रेशियो का टर्म होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में इसकी वैल्यू कितनी थी, 0.95 टू 1.5 वेरी कर रही थी। इस केस में हम ध्यान रखेंगे कितनी वैल्यू वेरी कर, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, वर्किंग प्रोपोर्शन में जो जो चीजें गिवन होती है उन्हें याद करना है। क्या है, याद करना है इन सबको। क्वेश्चन में अगर डिजाइन का आता है टर्म, तो कई बार केवी और केयू हमें गिवन नहीं होता है, ठीक है। तो केवी की वैल्यू इसमें जो रहती है वो कितनी रहती है, 0.15 से लेके कितनी रहती है, 0.15 से लेके 0.3 के बीच वेरी करती है। सिमिलरली U1 दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, KU1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2GH। के U1 कैसे और निकाल सकते हैं हम, U1 कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एज पाई डी एच, सॉरी पाई डी एन डिवाइड बाय 60, दैट इज पाई डी 1 डिवाइड बाय 60 होता है, पाई डी 1 एन डिवाइड बाय 60। यहाँ से इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, डायमीटर भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो के इज योर स्पीड रेशियो, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। के यू की वैल्यू इस केस में कितनी रहती है, 0.6 से लेके 0.9 के बीच वेरी करती है। किसके बीच वेरी करती है, 0.6 टू 0.9 के बीच वेरी करती है। एक नया टर्म आता है इसमें एन का, जैसे हमने उसमें बकेट रेशियो का या जेट रेशियो का एम का टर्म पढ़ा था, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या करती थी 11 से 14 के बीच वेरी करती थी। तो इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास एन का टर्म आ रहा है, एन इज b1 डिवाइड बाय d1। b1 क्या है, विड्थ ऑफ द रनर, थोड़ी देर पहले बताया विड्थ ऑफ द रनर क्या होती है, डिवाइड बाय द डायमीटर ऑफ द रनर। इसका जो रेशियो होता है वर्किंग प्रोपोर्शन में या डिजाइन में कितना रखा जाता है, जनरली 0.1 से लेके 0.45 के बीच रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 0.1 से लेके 0.45 के बीच रखा जाता है। लास्ट दो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि डायमीटर एट द आउटलेट इज जनरली टेकन एज हाफ ऑफ द डायमीटर एट द इनलेट। इम्पेलर का जो डायमीटर बाहर पे आउटलेट पे होगा इज टेकन एज हाफ ऑफ द डायमीटर एट द इनलेट। अभी जैसे बताया हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द फ्रांसिस टरबाइन कितनी वेरी करती है, 85 टू 95। ओवरऑल एफिशिएंसी इसकी थोड़ी और कम हो जाती है, क्योंकि ये किसका प्रोडक्ट होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी इज द प्रोडक्ट ऑफ मैकेनिकल, हाइड्रोलिक एंड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो ये कितनी होगी, 80 टू 90% वेरी करती है। ये क्लियर है सबको यहाँ तक, ठीक है, होपफुली ये सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अपना मूव करते हैं काप्लान और प्रोपेलर टरबाइन। छोटी सी टरबाइन है, दोनों ही साइज में भी छोटी है और कोर्स वाइज भी छोटी है, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन वगैरह इसकी सब सेम है। साइज में भी सबसे क्या होती है, अगर स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द टरबाइन देखा जाए तो स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द टरबाइन हमारे पास क्या होती है, काप्लान या प्रोपेलर टरबाइन होती है। दोनों सेम होती है, दोनों में ही किस तरह का फ्लो होता है, एक्सियल फ्लो होता है। देखो ये सब पहले मैं क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन में बता चुका हूँ कि कौन सा फ्लो होता है, कैसा दिखता है वो। अब एक्सियल फ्लो कैसा दिखता है इस केस में, देखो सेम वही चीज है कि केसिंग से वाटर आएगा स्टे वेन में, स्टे वेन से गाइड वेन से रनर पे आएगा। तो रनर पे जब ये वाटर आता है तो इसमें देखो वाटर इस तरह से मूव करता है। वाटर कैसे मूव करता है, इस तरह से मूव करता है। तो ये हमारे पास ये जो पोर्शन है दिस इज शोइंग योर रनर ब्लेड्स। ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, रनर ब्लेड्स। तो इसमें देखो एक्सियली एंट्री हो रही है। एंट्री क्या, ये क्या एक्सेस है, तो एंट्री कैसी हो रही है, एक्सियल एंट्री हो रही है। और एग्जिट भी कैसी हो रही है, एक्सियल हो रही है। इसीलिए हम इस तरह की भी टरबाइन में क्या कहते हैं, फ्लो इज एक्सियल एंड एंट्री, सॉरी एग्जिट एंड एंट्री बोथ आर एक्सियल इन नेचर। एंट्री और एग्जिट कैसी होती है, एक्सियल। लास्ट पोर्शन इसका एक कुछ हब सा बना होता है। ये हब का क्यों होता है अभी देखते हैं। हब के ऊपर एक्चुअली ये जो पोर्शन पूरा का पूरा बना रखा है दिस इज योर हब। इसमें जो रनर होता है वो इस तरह का होता है। ये जो हमारा क्या है, ये रनर है हमारे पास, ये रनर की ब्लेड्स होगी, ये हमारे पास क्या रनर हो गया। रनर इसमें क्या करता है, हब और बॉस कहलाता है, बड़ा साइज का पोर्शन होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सिमिलरली वही ड्राफ्ट ट्यूब है। ड्राफ्ट ट्यूब देखो कौन सी है, सर्कुलर एंट्री और रेक्टेंगुलर एग्जिट की ड्राफ्ट ट्यूब लगाई है। यही सेम हमें को इसी का डायग्राम दिखा रखा है दोबारा से, इसमें कुछ चीजें चेंज नहीं होती। देख लेते हैं बोथ, ये दोनों ही तरीके की टरबाइन, काप्लान एंड प्रोपेलर टरबाइन आर रिएक्शन टरबाइन, जिसमें एक्सियल एंट्री होगी, एक्सियल एग्जिट होगी, एंट्री भी एक्सियल होगी, एग्जिट भी एक्सियल होगी। लोअर शाफ्ट या लोअर पोर्शन जो होता है हमारे पास शाफ्ट का, दैट इज नोन एज हब। वो क्या कहलाता है, वो शाफ्ट है, इसका लोअर पोर्शन ही हमारे पास क्या कहलाता है, हब कहलाता है। हब के ऊपर ही, यही हब के ऊपर क्या लगे थे, वेन्स लगे थे, दिख रहे हैं, इस तरह के वेन्स होते हैं। वाटर ऐसे आके ऐसे मूव करेगा, ऐसे आएगा ऐसे मूव करेगा, ठीक है। ये दिस इज द फ्लो ऑफ द वाटर, मतलब एंट्री भी एक्सियल हुई, एग्जिट भी क्या हुई, एक्सियल हमारे पास नीचे हुई। अब थोड़ा सा डिफरेंस जो इस केस में क्या है, वेन्स आर फिक्स्ड ऑन दी हब्स। अब प्रोपेलर और काप्लान में स्मॉल डिफरेंस होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। वो डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस होता है कि किस तरह से हमारे जो वेन्स है वो कनेक्टेड है। देखो यहाँ समझते हैं किस तरह से हमारे वेन्स कनेक्टेड है। देखो दिस इज द डायग्राम फॉर काप्लान। ये किसके लिए डायग्राम है, काप्लान। कैसे मुझे पता पड़ा, जो इसमें देखो जो वेन्स होते हैं अल्टी, यहाँ पे अगर देखो वेन्स बनाई नहीं है गाइड वेन, तो ये जो वेन्स होते हैं वो उसमें क्या होता है, बीच में एक हिंज लगा रहता है। तो हम वेन का एंगल जैसे अगर जैसे गाइड वेन बैंक का एंगल चेंज कर सकते हैं, वैसे इसमें क्या कर सकते हैं हम, वेन का एंगल चेंज कर सकते हैं। डिपेंडिंग हमें कितनी वेन का एंगल चाहिए, किस तरह से हमें एग्जिट चाहिए वाटर की, उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वेन का एंगल चेंज कर सकते हैं। इसी वेन के एंगल के चेंज करने के कारण एफिशिएंसी ऑफ काप्लान टरबाइन, ये लाइन ध्यान रखनी है, बहुत जगह ऑब्जेक्टिव में भी पूछी गई है, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ द काप्लान टरबाइन इज मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोपेलर टरबाइन। काप्लान टरबाइन की एफिशिएंसी क्या होती है, मोर देन द प्रोपेलर टरबाइन। कारण क्या है या डिफरेंस क्या है दोनों में, कि जो हमारे पास काप्लान टरबाइन होती है उसके जो वेन्स होते हैं उसमें क्या होता है, हिंज लगा रहता है। वो हिंज एक्चुअली में क्या करता है, अपनी वेन को रोटेट कराने के काम में आता है। अलग अलग पोजीशन, जैसे एक बार ये पोजीशन हो गई, ऐसी क्या हो गई। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास जब लोड चेंज होता है, मतलब जितना टॉर्क जनरेट होता है वो चेंज होता है, तो उसी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एंगल को चेंज कर सकते हैं। स्पीड अगर हम ना इंक्रीज और डिक्रीज ना भी करें, उसी स्पीड पे हम अपने वेन को चेंज करेंगे, तो इसी के कारण स्पीड बार बार वेरी नहीं करती है, तो इसीलिए हमारी एफिशिएंसी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है इन केस ऑफ काप्लान टरबाइन।
दूसरी चीज हमें देखनी है, जो रनर होता है काप्लान टरबाइन पर, उस पर 4 से 6 ही वेन लगती है, 4 to 6 वेन लगी रहती है। फ्रांसिस टरबाइन में वेन्स कितनी होती है जनरली, 16 to 24। ध्यान रखना काप्लान टरबाइन में देखो यहाँ पे भी कम ही दिख रही है कम, 4 से 6 के बीच ही लगी रहती है। जो हमारे पास जो फ्रांसिस टरबाइन होती है उसमें कितनी वेन्स लगी रहती है, 16 to 24। वर्किंग प्रपोर्शन अगर मैं देखूंगा तो एन की वैल्यू इसमें कैसे डिफाइन होती है, जैसे इसमें एन की वैल्यू डिफाइन होती है विड्थ ऑफ द रनर टू द डायमीटर ऑफ द रनर। इसमें एक्चुअली कैसे डिफाइन होती है, देखो यहाँ पे एक्चुअली यही हमारा रनर का डायमीटर है, दिस इज योर डायमीटर ऑफ द रनर। ये क्या हो गया, बाहर का डायमीटर। और ये क्या हो गया हमारे पास, ये जो बॉस या जो इस तरह का, ये क्या है, डायमीटर ऑफ दी, इसे कैसे कह लो, बी से कह लो, डायमीटर ऑफ दी बॉस, वो क्या है, नॉट से डिनोट किया, ठीक है, आउटर डाया ऑफ दी रनर। तो यहाँ पे जो एन डिफाइन होता है वो कैसे डिफाइन होता है, एन इज डिफाइन एज दी डायमीटर ऑफ दी बॉस डिवाइड बाय दी डायमीटर ऑफ दी आउटसाइड ऑफ दी रनर। इसकी वैल्यू कितनी वेरी करती है, उस केस में 0.1 से लेके 0.25 वेरी करती है, इस केस में कितनी वैल्यू वेरी कर रही है, 0.35 से लेके 0.6 के बीच हमारी वेरी करती है, ठीक है। डिस्चार्ज देखो, इस केस में डिस्चार्ज, इस केस में मैंने डिस्चार्ज बताया नहीं, क्यों नहीं बताया, इस केस में डिस्चार्ज मुझे पता है कैसे निकलता है, पाई डी मल्टीप्लाई बाय एन टाइम्स ऑफ दी टी मल्टीप्लाई बाय बी इंटू वी एफ। देखो सारी टर्म हमें पहले से ही पता है, n is the number of the runners, t is the thickness of individual runner, d1 is the diameter at the inlet, b is the width at the inlet and bf1 is the velocity of flow at the inlet। velocity of flow हम कहाँ है, यहाँ से निकाल लेंगे। इस केस में क्या होता है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर जाता है। डिस्चार्ज का फॉर्मूला कैसे निकाला, देखो पाइप से समझ के निकाल सकते हैं हम। इसे एक बड़ा सा पाइप मान लो जिसके बीच में क्या है, कुछ ब्लॉकेज लगा रखी है, ये एरिया क्या कर दिया हमने, ब्लॉक कर दिया। तो रेस्ट का देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लो, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो हमें पता ही है, देखो VF1 हमें पता है, वो कैसे निकालेंगे, VF1 ऐसे निकाल लेंगे, 5 टाइम्स ऑफ दी √2GF। ये क्या है, स्पीड रेशियो। इस केस में स्पीड रेशियो की वैल्यू कितनी रहती है, 0.7 रहती है। तो डिस्चार्ज कैसे निकाला हमने, π/4। जैसे मैंने बोला, मान लो ये सर्कुलर पाइप है, इसके बीच में क्या है, कुछ सॉलिड पोर्शन इंसर्ट कर दिया गया जो क्या है, ब्लॉक कर रहा है वाटर को। तो वाटर कहाँ फ्लो करेगा, केवल इसी पोर्शन में फ्लो करेगा। इसका डायमीटर मुझे गिवन है, कितना गिवन है इसका डायमीटर, डायमीटर ऑफ दी बॉस गिवन है। सिमिलरली ये बड़े वाले पोर्शन का डायमीटर मुझे गिवन है, डी नॉट। कैसे निकल जाएगा, इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट दी डिस्चार्ज। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्चार्ज। तो ये क्या है, हमारा सारा ही, हमारी टरबाइन खत्म हुई। रिएक्शन टरबाइन में जो हमने सारी तरीके की टरबाइन पढ़नी थी उनकी वर्किंग प्रोपोर्शन पढ़ ली है, ठीक है। अब कुछ कुछ डिजाइन पैरामीटर बचे हुए हैं, जैसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कैविटेशन। कैविटेशन का फिनोमिना बहुत सिंपल फिनोमिना है, सेम वैसा ही है जैसा किसमें पढ़ा था हमने, वी हैव स्टडीड इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक स्पीड की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे मॉडल लॉस की। देखो कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, तीनों ही टॉपिक क्या होंगे, बहुत आराम से कवर हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट हम क्या कवर करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करेंगे। इसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक टरबाइन का पोर्शन या हाइड्रोलिक मशीन का सारा ही पोर्शन क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, जो भी हमें पढ़ना था। तो ये पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ये अभी मैं बता रहा हूँ, ये जो पहले ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक जो हमने पढ़ा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको ढंग से कवर कर लेना, वेलोसिटी ट्रायंगल ढंग से बनाना सीख लेना, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर दिस क्लास। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।